नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास रोज की तरह होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी शानदार लगेगी। इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक आप सभी लोग बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथी भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। यह क्लास समस्त एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम खास तौर पर बीएससी एग्रीकल्चर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी वीडियो रहता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कर सकें और अपने जो भी इस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में एक बेहतरीन स्कोर बना पाएँ। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में हमारे बीच में जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है। जिन भी छात्रों की पहली क्लास होगी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास में। आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड जुड़ रहे हैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अवनीश और भी कई सारे दोस्त यहाँ पे जुड़ रहे हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? प्राइड ऑफ इंडिया। जो प्राइड ऑफ इंडिया एक ये वैरायटी वो किस क्रॉप की है? फूल गोभी की है, गांठ गोभी की है, सलजम या फिर पात गोभी की? डियर विद्यार्थी, प्राइड ऑफ इंडिया यह प्रजाति किसकी है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पात गोभी की। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वटनिंग किस तत्व की कमी से होता है? मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर कॉपर? बताएं आप लोग। बटनिंग क्या होता है? फूल गोभी में बहुत छोटे आकार के फूलों का बनना, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वटनिंग बोलते हैं। तो फूल गोभी में बहुत छोटे आकार के फूल बनना ही क्या कहलाता है? वटनिंग। ऐसा आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी से होता है या जो भी अगेती वैरायटी होती है उनको थोड़ा लेट बुवाई की जाए तब भी यह विकार हो जाता है। तो बटनिंग मुख्य रूप से नाइट्रोजन तत्व की कमी से विकार होता है। और बटनिंग का संबंध किससे है? तो फूल गोभी से। किससे संबंधित क्रॉप से है? फूल गोभी से। तो बटनिंग फूल गोभी का एक दैहिक यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और नाइट्रोजन तत्व की कमी से होता है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। ब्यूटी ऑफ बात एक वैरायटी जो किस क्रॉप की है? केला की है, बेर, अंगूर या फिर सेब? बताइए डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? आप सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आप सभी अच्छे जवाब दे रहे हैं। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सेब। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो नाल्वा रस्का। ऑप्शन विल बी सी करेक्ट। सी इस प्रश्न का राइट उत्तर रहेगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज की है वो नाल एवं रस्का ने की। ठीक है। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को बोलते हैं भाई? मास्टर ग्रंथि। तो ये बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरैक्सिन। प्रश्न पूछ लिया जाए कि थायरैक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? आंसर है थायराइड ग्रंथि से। फिलहाल मास्टर ग्रंथि की बात कर रहा था इसलिए पीयूष ग्रंथि इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। और पूछ लिया कि ऑक्सीटोसिन किस ग्रंथि से निकलता है? ऑक्सीटोसिन क्या होता है? जो भी दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले होते हैं, उसमें यह हार्मोन्स काम करता है। तो पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है ना? बिल्कुल। इन प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लेंगे। आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में मील का पत्थर साबित होने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पक्षियों एवं उनके स्वभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों एवं उनके स्वभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्किनोलॉजी, एंथोनोलॉजी, ओपियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी? सर्प का अध्ययन भाई किस में करते हैं? ओपियोलॉजी में करते हैं सर्प का अध्ययन।
लेकिन पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी डी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। जो इंसुलिन हार्मोन्स है यह स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से। यहां पे बी ऑप्शन राइट है, अग्नाशय से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेस्ट एंड वेंटिंग नामक व्यक्तियों ने, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज की थी इंसुलिन की। और अग्नाशय से साबित होता है। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो बीमारी होती है मधुमेह यानी डायबिटीज। कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह यानी डायबिटीज बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी के कारण जो है रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो इंसुलिन से संबंधित कुछ बातें थी। इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता? आंसर अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम है भाई क्या है? तो ये तो होता है फेरेटिमा पोस्टमा, ये होता है केचुआ का होता है। कोलंबा लिबिया होता है भाई कबूतर का होता है। एपिस इंडिका किसका है भाई? मधुमक्खी का है। और बच गया पेरीप्लेटा अमेरिकाना, जो कि कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? प्लैटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोडा। आंसर विल बी आर्थ्रोपोडा। डी ऑप्शन से राइट है। तो जो भी नए फ्रेंड जुड़ जाए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें बस। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो ए डी ई के, ये सभी राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम कवक के द्वारा। यही तो पूछ रहा है कि कहाँ से प्राप्त होता है? कवक से। और 1929 में जो है इसकी खोज की थी फ्लेमिंग ने। किसने खोज की थी पेनिसिलिन की? फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। तो कवक राइट उत्तर होगा। और पेनिसिलिन जो है खोजने वाले व्यक्ति कौन थे सबसे पहले? तो ये कौन थे भाई? फ्लेमिंग 1929। और ये प्रथम एंटीबायोटिक है। प्रथम एंटीबायोटिक कौन है? तो है वो पेनिसिलिन। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह की बात कर रहा है तो ओ सर्वदाता होता है, जबकि ए बी सर्वग्राही होता है। ए बी प्लस सर्वग्राही होता है। ठीक। नेक्स्ट, स्थायी विल्टिंग बिंदु है 1 वायुमंडलीय दाब, 5 वायुमंडलीय दाब, 10 वायुमंडलीय दाब, 15। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 वायुमंडलीय दाब। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उथले जड़ वाली क्रॉप है? गेहूं, कपास, चना और अरहर। प्यारे बच्चों, कपास, अरहर और चना ये तीनों गहरे जल वाली होती हैं। कैसी? गहरे जल वाली क्रॉप हैं ये। आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन से राइट है। यानी क्या सही हो जाएगा? गेहूं। गेहूं एक सैलो रूटेड क्रॉप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खैरा एक बीमारी जो कि किस क्रॉप से संबंधित है? गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान। तो खैरा बीमारी प्यारे बच्चों मुख्य रूप से जो है जिंक तत्व की कमी से होता है। इसकी कमी के लक्षण नई व पुरानी खैरा बीमारी जिंक तत्व की कमी से होती है और इसकी कमी के लक्षण नई व पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। और जिंक की तत्व की कमी सबसे ज्यादा तराई मृदा में देखने को मिलती है, क्योंकि तराई मृदा में धान की खेती है जो है वो सबसे ज्यादा होती है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। स्प्रिंकलर का प्रयोग होता है सतह पर सिंचाई के लिए, ऊपर से सिंचाई के लिए, सतह से नीचे की सिंचाई के लिए। बताइए, क्यारीनुमा सिंचाई के लिए। स्प्रिंकलर का प्रयोग होता है ऊपर से सिंचाई के लिए। बताएं क्या सही होगा? तो स्प्रिंकलर का प्रयोग होता है जो भूमि समतल नहीं यानी असमतल भूमि होगी अर्थात ऊपर से सिंचाई के लिए।
नेक्स्ट, नेक्स्ट बाजरा के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है भाई? 2 से 3, 5 से 6, 4 से 5, या फिर इनमें से कोई नहीं। अपने से पूछ दे कि सरसों की बीज दर क्या है, तो 5 से 6 किलोग्राम सही होता है। सरसों की बीज दर की बात की जाए 5 से 6 किलोग्राम, लेकिन अगर बाजरे की सीड रेट की बात करता है तो 4 से 5 किलोग्राम बहुत ही अच्छा उत्तर माना जाता है। 4 से 5 किलोग्राम इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगर पूछ लिया कि बाजरा किस मंडल में ज़्यादा होता है, तो आगरा मंडल में। बाजरा किस मंडल में ज़्यादा होता? आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करेंगे हम लोग। बीज उपचार साधारणतया एग्रोसान जीएन से किया जाता है, तो इसका मतलब यूज करने में इसकी रेट क्या रखते हैं, की दर क्या रखते हैं? तो 2 ग्राम पर केजी बीज की दर से इसको उपचारित करने में प्रयोग में लाते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जिस मिट्टी में 50% क्या हो भाई, बालू हो, और 20% चिकनी मिट्टी हो, उसको क्या बोलते हैं? जिस मिट्टी में 50% बालू तथा 20% से कम चिकनी मिट्टी, उसे बोलते हैं बलुई दोमट। बी ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट है कि नीली हरी काय का उपयोग करते हैं गेहूं में, मूंगफली में, सरसों में, धान में? पहले बच्चों, नीली हरी काय को तो अपन लोग बोलते हैं वीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल, इसका यूज करते हैं धान में, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में यूज में लाते हैं। नेक्स्ट, गन्ने का अधिकतम क्षेत्रफल वाला प्रदेश किसको मानते हैं भाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका सामने है, उत्तर करेंगे आप लोग। परडीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? परडीय छिड़काव के लिए मतलब फोलियर एप्लीकेशन के लिए प्यारे बच्चों, यूरिया में बात करते हैं तो 46% इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्रेट में पाई जाती है 16% नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट में 20% पाई जाती है नाइट्रोजन, और 24% पाई जाती है सल्फर। तो ठीक है, तो यूरिया का यूज करते हैं अपन लोग परडी छिड़काव के, जो कि बेस्ट है। नेक्स्ट, यूरिया एक है क्या बच्चों? क्षारीय उर्वरक है, मिश्रित है, उदासीन है, या फिर अम्लीय उर्वरक? तो यूरिया की प्रकृति अम्लीय होती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी पूछी जा रही है, तो बलुई, दोमट, चिकनी। खेती तो सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन अच्छी खेती के लिए दोमट भूमि बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन मिर्च में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो डियर विद्यार्थी, विटामिन ए की बात कर लें अपन लोग कि विटामिन ए किसमें पाई जाती है ज़्यादा, तो पक्के आम में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, पक्के आम में। इसके बाद पपीता में पाई जाती है, और सब्जियों में बात की जाए तो बथुआ में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, विटामिन डी प्यारे बच्चों क्या है कि फलों में नहीं पाई जाती है, विटामिन डी फलों में नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल। विटामिन सी पाई जाती है, बारबडास में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, फिर आंवला में, फिर अमरूद में, इसके बाद नींबू वर्गीय फलों में। लेकिन यहाँ तो पूछा मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, तो मिर्च में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा रूबी एक किस्म है किसकी है भाई? पूसा रूबी। अगर आपसे पूछ ले केवल रूबी प्रजाति, तो ये तो होती है अनार की, लेकिन पूसा रूबी की बात कर रहा है, पूसा रूबी की क्या बात कर रहा है बच्चों? पूसा रूबी की। तो पूसा रूबी तो यार एक प्रजाति है जो कि है टमाटर की। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। लौकी की बीज दर की बात करें, चाहे सरसों की बीज दर की बात करें, 5 से 6 किलोग्राम बिल्कुल सही उत्तर होता है। जबकि सलजम और तिल की बीज दर 3 से 4 किलोग्राम होती है। 8 से 10 किलोग्राम बीज दर होती है सूरजमुखी की। ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लवण सहनशील फसल है? टमाटर, गाजर, बेर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या बच्चों होगा? बी ऑप्शन राइट यानी बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगर क्लास बढ़िया लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। निम्न में शीतोष्ण कटिबंधीय फल है प्यारे बच्चों? सेब। सेब बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट,
शकरकंद किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो ये करता है कौन बोल्बोलेसी को। ऑप्शन नंबर ए राइट है। लेकिन क्रूसीफेरी में बात की जाए तो मूली, फूल गोभी, सरसों, राई, ये सब आती है क्रूसीफेरी में। कुकुरबिटेसी में कद्दू वर्गीय टोटल शाक आ जाते हैं। और सोलेनेसी की बात की जाए तो सोलेनेसी में कई शाक आते हैं, जैसे मिर्च आ जाएगी, आलू आ जाएगी, बैंगन आ जाएगी, ठीक है ना, टमाटर आ जाएगा, ये सब आती है सोलेनेसी में। ठीक है। स्नोबॉल एक किस्म है किसकी है? पात गोभी की, फूल गोभी की, शलजम की है, फिर गाजर की। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, यानी फूल गोभी की एक किस्म होती है। नेक्स्ट, डीएपी में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो डीएपी में प्यारे बच्चों दो चीजें विद्यमान होती हैं, दो चीजें, एक होती है नाइट्रोजन और एक होती है फास्फोरस, जो कि 46% होता है, नाइट्रोजन होती है 18%। देख लो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, जबकि डीएपी में पोटास नहीं पाया जाता है, यानी शून्य मात्रा पाई जाती है पोटास की। नेक्स्ट, आम्रपाली एक किस्म है प्यारे बच्चों, किसकी है? यह किस्म पपीते की है, सेब की है, आम की है, केले की। किसकी है भाई? आम की है। जैसा कि देख लो आम्र मतलब ही होता है आम। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बौनी किस्म है, गृह वाटिका में इसको आसानी से लगा सकते हो, 2.5 गुणे 2.5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, तो प्रति हेक्टेयर बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा आती है, यानी 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर आ जाते हैं। नेक्स्ट, जबकि पपीता की बौनी प्रजाति की बात करेंगे तो पूसा नन्ना होती है। बरुणा एक किस्म है, किसकी है? बरुणा यह एक किसकी किस्म भाई? बरुणा, रोहिणी, वरदान, वैभव और पूसा जय किसान, ये सब की सब प्रजातियां सरसों की हैं। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़ के, यानी 1 हेक्टेयर की जो वैल्यू है वो 2.47 एकड़ के इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़ के। नेक्स्ट, क्लास को प्लीज सभी लोग लाइक कर दें और मैक्सिमम विद्यार्थियों तक क्लास को शेयर कर दो प्लीज, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको कराते हैं। कटहल का फल है नट, सोरोसिस, पोम या फिर पेपो। प्यारी बच्चों जो कटहल है, सेब, कटहल सैतूत में जो फटका प्रकार है, कटहल हो चाहे सैतूत हो, ये सोरोसिस की कैटेगरी में आते हैं। अनानास भी आता है, अनानास, कटहल, सैतूत आते हैं सोरोसिस में आते हैं, जबकि टोटल कद्दू वर्गीय पेपो के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। सेब, नाशपाती और लोकाट ये पोम की कैटेगरी में आते हैं, और लीची हो गया, काजू हो गया, मूंगफली हो गया, ये आते हैं नट की कैटेगरी में। फिलहाल कटहल सोरोसिस राइट आंसर हो जाएगा। टिक्का बीमारी का संबंध किस क्रॉप से है? टिक्का का। तो प्यारे बच्चों टिक्का बीमारी का संबंध किससे है? मूंगफली, सोयाबीन, कपास या फिर गन्ना। तो टिक्का बीमारी दो प्रकार से होती, एक होता है अगेती टिक्का होती है, एक होती है पछेती टिक्का। तो अगेती फॉर एरिस्टिकोला बच्चों, क्या अगेती से बनता ए फॉर एरिस्टिकोला, यानी सर्कोस्पोरा एरिस्टिकोला नामक कवक के द्वारा होती अगेती टिक्का, और जो पछेती टिक्का होती है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, पी फॉर पछेती। ऐसे आप याद कर लेना। तो टिक्का बीमारी का संबंध मूंगफली से कवक के द्वारा होती है, दो प्रकार में होती है, एक अगेती टिक्का लगता है, एक पछेती। अगेती सर्कोस्पोरा एरिस्टिकोला और पछेती सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करता है? मतलब 3 क्रॉप है, 3 मतलब जैव उर्वरक हैं, जैव बैक्टीरिया हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन एक नहीं करता है। शैवाल तो भाई करता है, एजोला भी करता है, एजोस्पर्म भी करता है, लेकिन क्या है दोस्तों, मांस नहीं करता है। कौन नहीं करता? मांस, जो मांस है ये नहीं करता है। यहाँ पे राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है ना। कपास की प्रमुख कीट की बात की जाए तो कपास का प्रमुख कीट क्या होता है? गुलाबी कीट। गुलाबी कीट कपास का होता है। गन्ना के प्रमुख कीट की बात की जाए तो पायरिल्ला, जिसको अपन लोग बोलते हैं पायरिल्ला पर्पोसिल्ला। तो ठीक है गाइज, आज की क्लास में यार यहीं तक। होप करता हूं कि आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर देंगे लाइक, नए फ्रेंड कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब, और
शेयर करने का जो महान काम होता है आप लोग वो करना ना भूलें। तो शेयर करें मैक्सिमम विद्यार्थियों तक, और क्लास के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।